थलाइवा को दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है। हमारे रजनीकांत जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, तो ध्यान में रखिएगा, रजनीकांत जी को प्रोवाइड किया गया है। ये कंट्री का, इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे सर्वोच्च फिल्म सम्मान है, फिल्म ऑनर है। ये उन लोग को दिया जाता है जिन लोगों ने इंडियन सिनेमा की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया होता है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड की बात करें गाइस, तो सरकार के द्वारा 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली बार ये दिया गया था देविका रानी जी को, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा जिन्हें कहा जाता है। दादा साहिब फाल्के ने डायरेक्ट करी थी इंडिया की पहली फीचर फिल्म, कौन सी? राजा हरीशचंद्र। तो ये दादा साहिब फाल्के जी के द्वारा डायरेक्ट की गई थी पहली फीचर फिल्म, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड, और अभी न्यूज के बारे में ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि रजनीकांत जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को, इजराइल फिलिस्तीनी विवाद को काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया उसको मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा संघर्ष जो था वो क्या था। एक एक करके हम चीजों को काफी डिटेल में जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आप ये वाला मैप देखिए, ये मैप का ईयर देखिए 1947। ये ग्रीन वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पैलेस्टीनियंस लैंड है, या फिर आप कह सकते हो ये ग्रीन वाला एरिया किसके कंट्रोल में? अरब के कंट्रोल में। किसके? अरब्स के कंट्रोल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज मैं बताते चल रहा हूं, चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले आप लोग। तो ये वाला एरिया जो है वो अरब्स के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये व्हाइट वाला जो चितकबरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किनके कंट्रोल का है? अभी ज्यूज के कंट्रोल का, यहूदियों के कंट्रोल का है। ठीक है, फिर आप देखिए धीरे से जब पार्टीशन होता है तब इसराइल का एरिया देखिए आप कितना बड़ा हो गया, यानी कि ज्यूज के कंट्रोल वाला एरिया, यहूदियों के कंट्रोल वाला एरिया कितना बड़ा हो गया। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके प्रेजेंट सिनेरियो तक आते आते जो अरब्स जो है वो माइनॉरिटी में चले गए और ज्यूज का कंट्रोल हम लोग को मेजोरिटी में देखने को मिला। राइट, मतलब कि कंट्रोल आप देखिए जमीन के ऊपर, पहले अरब्स का कंट्रोल था, पर धीरे धीरे करके ज्यूज ने ये कंट्रोल जो है वो अपना इस जमीन पर, इस क्षेत्र पर जो है वो हासिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक बात तो, पहला पॉइंट आपको क्लियर यही हो रहा है कि ये जमीन का पूरा इशू है, जमीन को हथियाने का, हड़पने का पूरा इशू है। और किनके बीच का इशू है ये भी आपको क्लियर हो गया, ज्यूज का और अरब्स का, यहूदियों का और अरबों के बीच का ये संघर्ष, ये इशू, ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो जिसको 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। तो ये जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। किसके बीच की जमीन? जॉर्डन नदी और मेडिटेरेनियन सी के बीच की जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखो आप मैप में, ये मेडिटेरेनियन सी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये जॉर्डन रिवर है। तो इसके बीच की वाला जो एरिया पूरा है, इसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो बताया जाता है। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन का। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखें, सवाल बट ये उठता है, सवाल ये चीज आना चाहिए आपके माइंड में कि ज्यूज जो है वो यहां पर कैसे आए और क्यों आए। तो देखो गाइस, यूके ने इनको यहां पर सेटल किया, ज्यूज को। यूके ने कहा कि एक अलग जमीन जो है वो होनी चाहिए यहूदियों के लिए, राइट। और यूके का एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिला था, जिसका मेन एम था कि पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए घर बनाना। और ज्यूज ने इस चीज को फेवर किया है, इस आइडिया को, कि उनके लिए पैलेस्टीन में घर होना चाहिए, राइट। बट पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि अरबों ने इस आइडिया को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और फिर युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान बताया जाता है कि 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई, राइट। और हम लोग को देखने को मिला कि फिर इन लोगों ने एक सेपरेट स्टेट जो है वो डिमांड करी कि इनको एक सेपरेट जमीन चाहिए, इनको फिलिस्तीन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट में। ये अपनी एक सेपरेट लैंड जो है वो चाहते हैं रहने के लिए, एक सेपरेट सेटलमेंट चाहते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, राइट। और ये पूरे जो इकट्ठा हुए थे ना ज्यूज यहां पर, ये 1882 से लेकर 1948 के बीच में इकट्ठा हुए थे। पूरे दुनिया भर से जितने भी यहूदी थे वो यहां पर पैलेस्टीन में आकर इकट्ठा हो गए थे। और इस मूवमेंट को ये अलियाह कहते हैं, अलियास, अलियास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यूके ने क्या किया था, इस क्षेत्र को जो है वो रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिंक कर दिया। ये कहा कि ज्यूज के लिए ये क्षेत्र जो है वो काफी रिलीजियस है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यूज को इस क्षेत्र में आकर सेटल होना है, राइट। तो ये एक मैसेज जो है वो स्प्रेड कर दिया। तो दुनिया भर से यहूदी पैलेस्टीन में आकर जब सेटल हुए तो इस मूवमेंट को अलियाह कहा गया। तो अलिया भी ध्यान में रखना है। फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगेन दोबारा से सुनिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यूज और अरब्स के बीच का, यहूदी और अरब के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैं इसको आपको बार बार
सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टॉपिक मेंस के लिए, आपके सिविल सर्विसेज मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा गाइस, अभी कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था कि इजराइल और पैलेस्टीन ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागना शुरू किए थे, राइट? याद आ रहा है आपको? ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था रिसेंट पास्ट में, और लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूज में चल रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ज्यूज और अरबों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है। 100 सालों से ज्यादा हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक जमीन को लेकर है, लैंड को लेकर है, जो लैंड हम लोग को मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन नदी के बीच की देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट हुआ यह था कि यूके ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल किया कब? जब ओटोमन एम्पायर जो है वो गिर गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1917 में। और यूके ने जो है वो प्रॉपर तरीके से सभी ज्यूज को जो है वो बोला, एक मैसेज स्प्रेड किया कि सभी के सभी जितने भी ज्यूज हैं वो यहां पर पैलेस्टीन में आकर सेटल हो। और यूके ने क्या क्या किया? इस पैलेस्टीन क्षेत्र को ज्यूज के रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ लिंक कर दिया, राइट? तो 1882 से लेकर 1948 के बीच में ज्यूज पूरे दुनिया भर से पैलेस्टीन में गैदर हुए और इस मूवमेंट को कहा गया अलिया, ठीक है? और फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन यही था, जिसका मेन एम ये था बाल्फोर डिक्लेरेशन का, कि ब्रिटेन ने ये बोला कि जितने भी ज्यूज हैं उनका घर होना चाहिए पैलेस्टीन में, राइट? और ज्यूज ने इस आइडिया को जो है वो फेवर किया कि हाँ पैलेस्टीन में हमारा घर होना चाहिए। बट क्या हुआ कि पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि अरबों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। फिर युद्ध हुआ और युद्ध में 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई, राइट? फिर इन्होंने जो है वो इवन डिमांड भी करी कि इनको एक सेपरेट ज्यू स्टेट जो है वो चाहिए। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। तो ज्यूज ने क्लेम किया पैलेस्टीन को, राइट, कि ये इनका नेचुरल होम है, ये इनका घर है। और अरब ने भी यही चीज जो है वो क्लेम करी है, और अरब इस जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, रेडी नहीं हुए। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो ज्यूज को सपोर्ट कर दिया, राइट? इसी बीच, क्योंकि अब देखो यूके पावरफुल कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, लगातार, राइट, बहुत समय से, राइट? अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इवन अपने ही पास को देख लो ना, इंडिया के पास को देख लो, इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। और ना ही सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर, बाकी और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी थी। तो पावरफुल कंट्री थी ऑलरेडी है, राइट, ब्रिटेन। तो इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो सपोर्ट ले लिया, राइट, ज्यूज को सपोर्ट करते हुए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यूज को सपोर्ट किया। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोट किया कि पैलेस्टीन जो होगी वो सेपरेट ज्यूज और अरब स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी, और जेरूसलम जो होगी वो एक इंटरनेशनल सिटी होगी, क्योंकि जेरूसलम को लेकर ही दोनों का इशू चलता है, राइट, कि जेरूसलम किसकी कैपिटल होगी, राइट? तो ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है। और ये प्लान जो है गाइस, ये ज्यूइश लीडर ने एक्सेप्ट किया। ज्यू ने बोला, यहूदियों ने बोला कि हाँ हमें ये प्लान पसंद है, एक काम करो इसको एक इंटरनेशनल सिटी बना लो। बट अरब ने इसको कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इवन रिजेक्ट कर दिया, और ना कभी इंप्लीमेंट किया। आज की डेट तक भी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब देखिएगा ये इजराइल बनी कैसे, इस चीज को समझिए। तो 1948 का समय था, ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल इस क्षेत्र से हटा दिया, और ज्यूज ने डिक्लेयर कर दिया इजराइल, कि ये बोल रहे थे कि अब एक लैंड होगी जिसको हम लोग इजराइल नाम देंगे, अब ये इनकी कंट्री है, राइट, इजराइल। तो ज्यूज ने इजराइल जो है वो उसका डिक्लेरेशन कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, यहां पर अरब्स मौजूद थे, पैलेस्टीनियंस मौजूद थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, राइट, और ज्यूज भी पीछे नहीं हटे। और इसी के कारण अरब और इजराइल का वॉर, या फिर आप कह सकते हो ज्यूज और अरब का वॉर, या फिर इसे फेमसली जो है वो कहा जाता है अरब इजराइल वॉर, राइट, 1948 का। तो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इजराइल अरब वॉर 1948 का। तो ये हुआ, ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला। अब ये जो कंट्री देखिए आप, इजराइल, ये छोटी सी कंट्री है, इसके आजू बाजू सभी जो है वो अरब कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सभी अरेबियंस है, राइट? तो ये उससे घिरी हुई है। बट फिर भी आप देखिए, छोटी सी कंट्री यानी कि होने के बावजूद भी इन्होंने सभी को मारा, सभी को निपटाया, राइट? इजरायली ट्रूप्स ने, जितने भी अरब यहां पर आ गए थे सपोर्ट करने पैलेस्टीनियंस का, राइट, सभी, क्योंकि अब सभी जो है वो पैलेस्टीनियन का सपोर्ट करने लगे इस क्षेत्र पर, क्योंकि अरेबियन क्षेत्र हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। और ये बीच में ज्यूज फंस गया, सभी इसके अपोजिशन में थे, बट ज्यूज ने सबको पेला, यानी कि इजराइल के ट्रूप्स ने सबकी बैंड बजाई, राइट? तो ये चीज है। और भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा, और इसी चीज को अल नकबा कहा जाता है, अल नकबा या विनाश, कैटेस्ट्रॉफी, इस चीज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये वाला इशू 1948 का अरब इजराइल वॉर, राइट? फिर इजराइल ने यहां पर फिर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया अरब इजराइल वॉर के बाद 1948 के। फिर क्या हुआ, जॉर्डन के साथ इसका युद्ध छिड़ा, राइट? इजराइल और जॉर्डन का युद्ध हुआ, और हमें देखने को मिला कि
जॉर्डन ने कुछ पार्ट जो है इस जमीन का, इस क्षेत्र का जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया, राइट। जैसे वेस्ट बैंक का नाम जो है वो हम लोग वेस्ट बैंक के नाम से जिसे जानते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र, तो जॉर्डन है यहाँ पर। जॉर्डन ने कुछ एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया। सेम ऐसे ही इसराइल का कुछ पार्ट, कुछ एरिया जो है वो इजिप्ट ने भी अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे हम लोग गाजा के नाम से जानते हैं, गाजा स्ट्रिप। तो आप देखिए ये गाजा स्ट्रिप, तो इजिप्ट ने ये वाला एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने ये वाला एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। तो ये घटना जो है वो घटी थी क्योंकि आसपास के सपोर्टर्स आ गए थे ना पैलेस्टीनियंस के। अभी हमने बात करी 1948 में अरब इजराइल युद्ध में पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के लिए आसपास के अरब्स आ गए, तो उनमें से एक जो था जॉर्डन था, एक जो था वो इजिप्ट था। तो इजिप्ट ने जो है वो गाजा स्ट्रिप अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने जो है वो ये वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। एक एक करके मैप के थ्रू चीजों को समझो और दिमाग में पूरी पिक्चर जो है वो बनाओ, तब जाकर ये बहुत अच्छे से टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा और स्टे कर जाएगा, मतलब कि आप एग्जाम के समय पे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये घटना हमने देखी कि इजराइल का कुछ पार्ट जो है वो किसके कंट्रोल में चला गया, इजिप्ट और जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया, और जेरूशलेम को डिवाइड कर दिया गया। इजराइल जो वेस्ट के पास था और ईस्ट यानी कि जॉर्डन, तो जेरूशलेम जो थी वो वेस्ट और ईस्ट में जो है वो डिवाइड हो गई। ये वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वेस्ट बैंक वाला एरिया, राइट। और कोई भी फॉर्मल पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं किया गया, और एक दूसरे के ऊपर दोनों जो स्टेट जो थी वो ब्लेम कर रही थी, इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर ब्लेम कर रही थी, इजराइल इजिप्ट के ऊपर, और इनकी जो पैलेस्टीन के जो सपोर्टर्स थे उन पर ब्लेम कर रही थी, वो लोग इनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे। फिर हुआ ये घटना जो है वो चेंज हुई, 6 डेज वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं 1967 की, क्या बोलते हैं 6 डेज वॉर, मात्र 6 दिन का युद्ध हम लोग को देखने को मिला था। इसमें इजराइल ने फिर से अपना जो एरिया था, जो खोया हुआ एरिया था ईस्ट जेरूशलेम का, मतलब कि ये वेस्ट बैंक वाला एरिया, वापस जो है वो इसने कंट्रोल में ले लिया। किससे? ये जॉर्डन से, इवन इजिप्ट से भी गाजा स्ट्रिप का एरिया ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स वाला एरिया ले लिया। तो जो जिन जिन कंट्रीज ने इसके एरिया को अपने कंट्रोल में किया था, देखो ये गोलन हाइट वाला एरिया, ये ऊपर वाला है, कि जिस समय जॉर्डन ने और इजराइल ने ये वाला एरिया लिया था ना, मतलब इजराइल का अपने कंट्रोल में कर लिया था, राइट। तो उसके बाद 1967 में 6 डेज के वॉर में इसने अपने खोए हुए एरियाज को वापस हासिल कर लिया। तो आप देखिए एक छोटी सी कंट्री जिसके अपोजिशन पे सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, सभी लोग लड़ने के लिए खड़े हुए थे, बट इसने सबकी बैंड बजाई, सभी इसके आजू बाजू एनिमीज, फिर भी ये टिका रहा। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है, आप लोग को क्या सीख मिल रही है कि चैलेंजेस कितने भी लाइफ में आए, आपको टिके रहना है। अगर आप चैलेंजेस से दूर भागोगे या पहले ही सरेंडर कर लोगे तो आपकी जीत नहीं होगी, बट चैलेंजेस से आप लड़ोगे तो जीत आपकी होके रहेगी, राइट। तो सीखो इसराइल से मैसेज, राइट। और आज की डेट में इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या नाम है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, मोसाद। आज की डेट में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो जानी जाती है, राइट, इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे हमारी रॉ है, राइट, तो वैसी उनकी मोसाद है, राइट। तो बहुत जानी मानी, कभी पढ़ना उसके बारे में, अच्छा लगेगा बहुत। तो ये पूरी स्टोरी थी इसराइल की, और किस प्रकार से देखिए इसराइल ने अपने कंट्रोल में पूरा एरिया ले लिया। तो आपको 1948 के देखो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, ज्यूज और पैलेस्टीनियंस का या अरेबियंस का जो है वो मुद्दा था एक जमीन को लेकर। फिर 1948 का इजराइल अरब इजराइल वॉर हम लोग को देखने को मिला। फिर हम लोग को 1967 का 6 डेज का वॉर देखने को मिला, राइट, कि जिसमें पूरा एरिया वापस से इसराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन से, राइट। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इसराइल आज की डेट में वेस्ट बैंक इसराइल के कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। बट इसने अपने कंट्रोल से गाजा स्ट्रिप को हटा दिया। इसने बोला कि गाजा जो स्ट्रिप वाला जो क्षेत्र है, यानी कि वो इजिप्ट के पास वाला क्षेत्र, याद करो ये मैप में ये वाला क्षेत्र, तो इसने बोला कि यहाँ पर जो है ये पैलेस्टीनियन जो है वो रह सकते हैं, इसने ये वाला एरिया जो है वो पैलेस्टीनियंस को जो है वो दे दिया। बट यूनाइटेड नेशन जो है वो अभी भी ये कहती है कि ये वाली जो टेरिटरी है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मतलब कि ये इसराइल के कंट्रोल में ही है, राइट। और इसराइल क्लेम करता है कि पूरा का पूरा जेरूशलेम जो है वो इसकी कैपिटल है, और पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं कि ईस्ट जेरूशलेम जो है वो उनकी कैपिटल है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। यानी कि आगे चल के जो आज की डेट में इसराइल दिखाई दे रही है, वो बोल रहे हैं कि आगे चल के हम लोग इसको पैलेस्टीन जो है वो बना देंगे, राइट। तो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए ये वाली जो ईस्ट जेरूशलेम जो है वो इनकी पैलेस्टीनियंस की कैपिटल है। तो ये अभी भी मुद्दा चल रहा है इसी कैपिटल को लेकर, जेरूशलेम को लेकर। और टेंशन जो है वो अभी बीच में बड़ी भी थी अल अक्सा मस्जिद को लेकर, आपको पता होगा ईस्ट जेरूशलेम में, राइट। यहाँ पर ही इशू चला था, जिस टॉपिक को हमने कवर भी किया था काफी डिटेल में, अल अक्सा मस्जिद के पूरे इशू को, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था, फिर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए थे, याद आ रही है पूरी स्टोरी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी।
और वेस्ट बैंक की लोकेशन मैंने भी आपको दिखाई। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वेस्ट बैंक जो है वो किसके पास है, किस कंट्री के पास हम लोग को देखने को मिल रही है, और कौन सी कंट्री ने वेस्ट बैंक जो है वो मतलब इजराइल से हथिया लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। बताओ जरा, अभी बताया मैंने आपको। तो ये लैंडलॉक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, एक एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये मेडिटेरेनियन सी कोस्ट जो वेस्टर्न एशिया का हम लोग को देखने को मिलता है उसके नजदीक है, और इसके ईस्ट में हम लोग को जॉर्डन देखने को मिलती है, और एक ग्रीन लाइन हम लोग को देखने को मिलती है जो कि सेपरेट करती है इसराइल को, इसराइल के साउथ वेस्ट और नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और वेस्ट बैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि डेड सी शोर भी यहीं पर, इसके वेस्टर्न साइड पर आपको डेड सी भी दिखाई देगी। तो देखिए डेड सी से रिलेटेड पहले भी कई बार क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुकी है कि डेड सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के आसपास है, या कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, कहां पर है। तो बताएं आप मुझे दो क्वेश्चन के आंसर। एक, मेडिटेरेनियन सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और डेड सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के। अब व्हाट आर द डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हेयर, तो किस प्रकार से मतलब यानी कि इस क्षेत्र में हम लोग को अभी का मैं वापस आपको जो है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि अभी जो न्यूज आई है वो उसी चीज को लेकर जो है वो हम लोग को देखने को मिली है, सेटलमेंट्स को लेकर। तो देखो वेस्ट बैंक हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, इसे जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था 1948 में अरब इजराइल वॉर के दौरान, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। फिर 6 डेज के वॉर के दौरान जो है वो इजराइल ने वापस इस वेस्ट बैंक के एरिया को अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया था, राइट। और इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों की जो है वो बैंड बजाई, इन तीनों कंबाइंड फोर्सेस को जो है हरा दिया। और इसने कुछ 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक पे एस्टैब्लिश कर दी, यानी कि 100, आप ये सिंपल शब्दों में कह सकते हो 130 ऐसे एरिया इसने वहां पर सेटल कर दी, यानी कि ऐसी बस्तियां आप कह सकते हो सेटल कर दी, बना दी, एस्टैब्लिश कर दी वेस्ट बैंक के अंदर, कि जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहे थे कि इन्होंने अपने जो यहूदी हैं उनको जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। और सिमिलर नंबर ऑफ स्मॉलर इनफॉर्मल सेटलमेंट हैव मशरूम ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स, और भी इसने धीरे धीरे करके इस क्षेत्र पे और अपना कंट्रोल जो है वो करना शुरू कर दिया। 4 लाख से भी ज्यादा इजरायली सेटलर्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जियोनिस्ट हैं, यहूदी हैं, राइट, जो कि क्लेम करते हैं बिब्लिकल बर्थ राइट ओवर दिस लैंड, मतलब कि उनका ये मानना है कि उस भूमि पर बाइबल के अनुसार उनकी पैदाइशी हक है, राइट, इस जमीन पर, यानी कि जो ये जमीन जो है उनकी, वो उनकी बर्थ राइट है, राइट। तो ये यहूदियों का जो है वो मानना हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पर भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, कुछ 26 लाख पैलेस्टीनियंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पैलेस्टीनियंस भी यहाँ पर यही मानते हैं कि आगे चल के ये क्षेत्र जो होगा, जैसे अभी इजराइल है, तो आगे चल के ये पैलेस्टीन में जो है वो बदल जाएगा, राइट, और वापस से अरेबियंस का जो है वो राज इस क्षेत्र पर जो है वो हो जाएगा। एंड जब इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जो है वो किया था 1967 में 6 डेज के वॉर के दौरान, तो इसने अलाउ किया था ज्यूज लोगों को कि ज्यूज यहाँ पर मूव कर सकता है, राइट। और पैलेस्टीनियन कंसिडर करता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, राइट। पैलेस्टीनियन ये बोलता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, ये पैलेस्टीनियन जमीन है, राइट, वेस्ट बैंक की, इसको इजराइल ने इलीगल तरीके से जो है वो ऑक्यूपाई किया है, अपने कंट्रोल में किया है। और क्या ये पूरे सेटलमेंट जो है वो लीगल है क्या, अगर इस सवाल पर हम लोग बात करें, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, राइट, जहां पर इजराइल ने अपने लोगों को वहां पर भेज दिया, सेटलमेंट जो है वो करवा दिया, तो ये उल्लंघन है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। अब चौथा जेनेवा कन्वेंशन 1949 का ये क्या कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार से, जैसे कि एक कंट्री है, जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की अगर बात करें, तो ये टेरिटरी को लेकर इशू था, तो इजराइल ने अरेबियंस के साथ जब युद्ध छेड़ा, तो कोई भी किसी भी प्रकार से अपने सिविलियंस को, राइट, यानी कि आम जनता को किसी भी प्रकार से ऐसे क्षेत्र पर नहीं भेजेगी जिस क्षेत्र को इसने ऑक्यूपाई किया, अपने कंट्रोल में किया, क्योंकि उस क्षेत्र पर खतरा होता है ना सिविलियंस की जान का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को दी, तो ये क्लियरली उल्लंघन जो है वो बताया जाता है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। और रोम स्टैट्यूट के अंदर भी जो कि सेटअप की गई थी, जिसके द्वारा सेटअप किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998 में, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोम स्टैट्यूट जो है वो किसके द्वारा, मतलब रोम स्टैट्यूट ने किस चीज को सेटअप किया, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को 1998 में सेटअप किया। तो इसने भी इसी चीज को ये कहा कि इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं, सिविलियंस को भेजा जाता है इस तरीके से ऐसे एरिया पर, जिस एरिया पर एक कंट्री ने जो अपना कंट्रोल हासिल किया है, राइट, तो वो एक प्रकार का वॉर क्राइम है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है, ये वॉर क्राइम है, इसको आप किसी प्रकार से जस्टिफाई जो है वो नहीं कर सकते कि मिलिट्री के लिए जरूरत थी कि वहां पर उनको भेजना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये वॉर क्राइम के अंडर ही आएगा। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को जो शिफ्ट किया जा रहा है, वो इलीगल है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। तो अभी देखिए, अभी ये टॉपिक जो न्यूज में आया था, अभी ये चीज कही गई थी कि इजराइल जो है वो किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र पर
राइट, जो ये मतलब हम लोग को वेस्ट बैंक का जो एरिया देखने को मिल रहा है, जहां पर पैलेस्टीनियंस हम लोग को, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, राइट, और इसराइल ने यहाँ पर अपने कुछ लोगों को पहले स्टार्टिंग में जो है वो भेजा था। तो अभी क्या था, ये इसराइल ने ये चीज कही थी, ये वादा किया था कि ये पैलेस्टीनियंस के साथ जो है वो शांति बरकरार रखेगा, संबंध खराब नहीं करेगा और किसी प्रकार से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं करेगा जिसके कारण से पैलेस्टीनियन भड़के। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इसराइल ने जो है, इजरायली सरकार ने वेस्ट बैंक क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र पर इसका कंट्रोल है, कब्जा है, तो यहां पर 1300 से भी ज्यादा नए मकानों की नई बस्ती के लिए मंजूरी दे दी है, मतलब नए सेटलमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। इसी को लेकर ये इशू चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल पैलेस्टीनियंस के साथ अपने संबंध जो ठीक करने की बात कर रहा था, ये उसके बिल्कुल विपरीत है, राइट। तो ये था गाइस ओवरऑल पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पूरी चीज आपको इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड समझ में आ चुकी होगी। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल किया, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, स्पेशली वहां पर रहने वाली आम जनता, राइट, वो काफी ज्यादा जो है वो परेशान है। और अभी एक और चिंताजनक न्यूज सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक्यूट फूड क्राइसिस बताया जा रहा है, यानी कि खाने की बहुत बड़ी समस्या अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग बहुत बुरी तरह से सफर करने वाले हैं। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, उनका कहना यह है कि अफगानिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है। दुनिया की सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि विश्व के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक अफगानिस्तान जो है वो बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत है। यहां पर बताया जा रहा है कि कंट्री की, अफगानिस्तान की आधे से भी ज्यादा जो आबादी है, ये एक्यूट फूड क्राइसिस या एक्यूट फूड शॉर्टेज जो है वो फेस कर रही है, यानी कि खाने की अत्यधिक कमी जो है वो यहां पर अब हो चुकी है। पूरा मुद्दा क्या है, इस चीज को मैं आपको समझाऊं तो तालिबान ने जैसे ही अपना पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर हासिल किया, यहां पर लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं, कोई सोर्स नहीं, इनकम खत्म। तो ऑलरेडी लोग बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। बेसिक नीड्स यानी कि खाने पीने को के सामान को खरीदने में भी उनको काफी ज्यादा तकलीफ जो है वो हो रही है, काफी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। यहां पर 22 मिलियन से भी ज्यादा अफगान, यानी कि करीब आप कह सकते हो 2.25 करोड़ के आसपास अफगान जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अफगानी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो फूड इनसिक्योरिटी सफर कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस सर्दियों में बहुत बुरी उनकी हालत है, खाने के लिए अनाज तक नहीं है उनके पास, बहुत बुरी हालत है। और अभी हुआ क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर सूखा पड़ गया, तो और इशू जो है वो खराब हो चुका है, राइट, स्थिति और खराब हो चुकी है। और दूसरी बात, बताया जा रहा है कि अब इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन, या तो वो भाग जाएं, कहीं चले जाएं, यानी कि निकल जाएं, माइग्रेट कर जाएं, दूसरी कंट्री में जो है वो चले जाएं, या फिर भूखमरी, भूख से जो है वो मरे। तो देखो, सिर्फ दो ही कंडीशन आज की डेट में बताई जा रही है कि अफगानियों के पास है, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। तो ये न्यूज थी। और अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, अब इसको समझते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। देखो गाइस, अगर यहां पर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, तब हमें देखने को मिलेगा कि जो यहाँ के जो सिविलियंस हैं, जैसे कि आम जनता है, अब देखो यार, आम जनता परेशान है, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए आसपास भगना ही पड़ेगा। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये बिना परमिशन के एंटर करे दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब कि इसकी आसपास की जो नेबरिंग कंट्री है वहां पर रेफ्यूजी की क्राइसिस जो है वो होना शुरू हो जाएंगी, रेफ्यूजी बढ़ जाएंगे वहां पर। रेफ्यूजी समझते हो ना, रेफ्यूजी का मतलब ऐसे लोग जिनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो नहीं है, जो अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री बिना परमिशन के जो है वो एंटर किए। तो ये लोग जो है वो पीड़ित लोग होते हैं, ये रेफ्यूजीज हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में। इवन तालिबान जो है वो यहाँ पर उग्रवाद को फिर से जो है वो जिंदा कर रहा है, राइट, एक्सट्रीमिज्म जो है वो फिर से रिवाइव हो रहा है, राइट, इस क्षेत्र में। तो हमें देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र में लश्कर ए ताइबा, आईएस पहले हुआ करता था, आज की डेट में ये आईएस है, इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्व जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और हालांकि थोड़े कुछ कुछ लीड्स ऐसी सामने आ रही हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो अब शुरू हो चुका है, राइट। तो आप सिंपल, जैसे कि पहले भी था कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिस्ट का गढ़ हुआ करता था, अब और जो है वो क्लियर तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान टेररिस्ट का गढ़ जो है वो बन जाएगा पूरी तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बाग जो है, ऑब्वियस ही बात है कि इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सिविल वॉर हम लोग को अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, गृह युद्ध हो जाएगा।
और इसके कारण एशिया और उसके आसपास के एरिया में, वही मैंने आपको जो बताया, रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएंगे, राइट, सेंट्रल एशिया उसके आसपास के एरिया में, अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज में। और अफगानिस्तान की सिचुएशन अगर स्टेबल हो जाती है तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, क्योंकि देखो ये इंडियन ओशियन और सी पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका शॉर्टेस्ट रूट बताया जाता है। देखो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मैप को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अफगानिस्तान बीच में हमें देखने को मिलता है। बीच में इन द सेंस कि अगर आपको पोर्ट, जैसे कि देखो यार, कोई भी ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? शिप के थ्रू, क्योंकि देखो यार प्लेन से भी एक लिमिटेड आप सामान जो है, कार्गो जो है वो लिमिटेड ही ले जा सकते हो। तो शिप जो है उससे आप भारी भरकम भर के माल जो है वो पहुंचा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। बट अगर अफगानिस्तान के अंदर ही स्थिति खराब रहेगी तो, और अगर ये लोग जो है वो कहीं पर भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रूट है, राइट, जैसे आप आसान सिंपल शब्दों में, अगर ये लोग अफगानिस्तान जो है अगर रोड को ब्लॉक कर देगा तो कहीं से भी आने वाला जो सामान है, राइट, जैसे कि चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए जा रहा हो या इंपोर्ट करवाया जा रहा हो, तो वो रुक जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, बीच में इसने रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया। अगर सेंट्रल एशियन कंट्री में, जैसे लेट्स से कि हमें इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री में कुछ सामान भेजना है तो अफगानिस्तान से होते हुए हम लोग भेजेंगे लैंड रूट के थ्रू, है ना। तो और यहीं पर ही अगर स्थिति खराब रहेगी तो क्या होगा, ट्रेड जो है वो पूरी तरह से इफेक्ट होगा, राइट, ट्रेड में इशू हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। तो ये समझने वाली बातें हैं जो आपको समझना है, और मेंस की आंसर राइटिंग में ये सब चीजें आपको, ये पॉइंट जो है वो आपको लिखना है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट लिंक है, चाहे वो ट्रेड की बात कर लो, चाहे कल्चरल की बात कर लो, या फिर सेंट्रल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात हो तो अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करता है। तो इसलिए इस क्षेत्र पर स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट में इंडिया को क्यों स्टेबिलिटी यहां पर मेंटेन करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बात करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों तालिबान को एंटरटेन करना चाहिए इंडिया को? क्योंकि देखो गाइस, सभी कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे हमारा इंटरेस्ट है आज की डेट में हम लोग जो है आत्मनिर्भर भारत हम लेकर आए, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सभी लोग जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन हमारा है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। हम आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, राइट, सामान को अगर हम बनाएंगे तो हमें मार्केट चाहिए ना उस सामान को बेचने के लिए। आप इंडिया के इंटरेस्ट की चीज सोचिए, मार्केट चाहिए ना बेचने के लिए। और अगर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी तो हम अपने सामान को जो है वो सेंट्रल एशिया तक, हमें अपने सामान को सेंट्रल एशिया तक बेचने में प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट होगा, और एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा तो सीधे सीधे इसका असर जो है वो हमारी इनकम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारी कमाई होगी ना। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो इसलिए इंडिया के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, सिक्योरिटी की भी तो बात है। अब अगर यहां पर हमारी नेबरिंग कंट्री के पास अगर सिचुएशन खराब है, यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहे हैं, बन रहे हैं, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, राइट, तो ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को जो है वो डैमेज पहुंचाने के लिए इंडिया की तरफ डाइवर्ट होंगे, राइट। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरा है, राइट। अगर चीजों को समझें हम लोग सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पर सिचुएशन को ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमारे लिए दिक्कतें पड़ेंगी, है ना। तो ये दो चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी आपको कुछ चीज पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं, राइट। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचा करो चीजों के बारे में, प्रैक्टिकल रहो। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे उतने अच्छे आपके आंसर्स बनेंगे और उतने अच्छे से आप एक टॉपिक समझ पाओगे। प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। सिंपल सी, मैंने इसमें आपको कुछ नहीं बताया, सिंपल इंडिया के इंटरेस्ट की बात करी कि क्यों हमें अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी करवानी चाहिए, क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, राइट। तो ये इसकी वजह है। और दूसरी, तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, हमारा मेन चीज क्या है कि हमने ऑलरेडी बहुत पैसा लगा दिया है अफगानिस्तान के अंदर। इवन ईरान की अगर हम लोग बात करें तो बताएं मुझे जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ईरान में हमने कौन सा पोर्ट बनवाया है, पोर्ट। तो ये छाबर पोर्ट है। तो हम लोगों ने छाबर पोर्ट ईरान में बनवाया है, और आप देखिए ईरान के पोर्ट के माध्यम से हम लोग जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्री तक जो है वो अपने माल को बेचना चाहते थे। तो ये हमारा विजन था, ये हमारा अप्रोच, ये हमारी एम थी,
बट प्रॉब्लम क्या हुई अफगानिस्तान के अंदर स्थिति। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समायोजित सकल राजस्व का। तो इसको काफी डिटेल में समझेंगे कि ये टॉपिक है क्या और अभी ये क्यों न्यूज में आया है, उसको मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले इसको समझा देता हूं कि ये एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये यूसेज और लाइसेंसिंग फीस हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो किसकी यूसेज और लाइसेंसिंग फीस है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, और ये फीस चार्ज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ध्यान में रखो, बट इसको समझने के लिए आप कैसे समझोगे, तो आपको पता है गाइस कि ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कौन होते हैं, जैसे कि रिलायंस जियो वाला, राइट, एयरटेल वाला, आइडिया वाला, राइट, आइडिया तो वोडाफोन आइडिया हो चुका है, वीआई हो चुका है, राइट। तो ये क्या है, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और ये हमें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, राइट। अब इन्हें इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, राइट, क्या करना होता है, फीस देनी पड़ती है, किसको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। इनको अपने ऑपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए फीस देनी होती है। देखो एक तो लाइसेंसिंग फीस, ये चीज तो आप क्लियरली समझ रहे हो, राइट, कि ये बिजनेस चलाने का लाइसेंस जो होता है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो लेते हैं सरकार से, तो उसके लिए कुछ फीस रहती है, राइट। तो ये उनको फीस देनी पड़ती है। और ये यूसेज फीस क्या है, तो देखो गाइस हमारी कंट्री के अंदर जो स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम समझते होगे, स्पेक्ट्रम क्या है, राइट, जिस पर ये वेव्स हम लोग को देखने को मिलती है, ये वेव्स हम लोग को देखने को मिलती है जिस पर ये पूरा, जैसे कि आप किसी को फोन करते हो, राइट, आप किसी को कॉल लगाते हो, राइट, मोबाइल फोन से अपने किसी को कॉल लगाते हो, तो क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कॉल कनेक्ट होता है, राइट। अच्छा एक चीज और है, आप कभी पेट्रोल पंप गए होगे तो क्या बोलते हैं, भैया फोन काट दो, फोन पे बात मत करो, क्यों, क्योंकि वेव्स वहां से जनरेट होती है। तो ये आप ये वाली चीज तो समझते हो ना कि ये पूरा हम लोग को देखने को मिलता है, इस प्रकार की जो चीज होती है, इस प्रकार के जो कनेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये वेव्स के ऊपर आधारित है। तो ये वही है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वेव्स। तो इसको यूज करने के लिए जो चार्जेस होते हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार को देती है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को देती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि क्या है ये यूसेज फीस और लाइसेंसिंग फीस। लाइसेंस मतलब बिजनेस को चलाने का लाइसेंस, और यूसेज का मतलब ये टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो क्या ले रही है सरकार से, स्पेक्ट्रम जो है वो ले रही है, उसको यूज करने के लिए जो है वो ले रही है सरकार से स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए उनको फीस पे करनी पड़ती है। तो ये वही वाली फीस है गाइस, सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें यूसेज फीस जो हम लोग को देखने को मिलती है वो सरकार चार्ज करती है 3 से 5% की, यानी कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो बिजनेस होता है, जो वो कमाई करती हैं, उनसे उनकी कमाई का 3 से 5% उन्हें यूसेज फीस देना होता है और 8% लाइसेंसिंग फीस देना होता है, राइट। बात समझ में आ गई। तो ये फीस इस प्रकार की चार्ज करती है सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर से। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जो चार्जेस जो होते हैं, जो कैलकुलेट किए जाते हैं, वो टेलीकोज यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रेवेन्यू के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। इसमें इवन नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज भी मौजूद है, जैसे कि डिपॉजिट इंटरेस्ट और एसेट सेल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा, इसी को लेकर काफी टेलीकॉम कंपनी जो है वो विवाद उठाती हैं, और अभी तो हालांकि हम लोगों ने काफी अच्छा कर दिया, उनके लिए एक रिफॉर्म हम लेकर आ गए हैं। जो ये इश्यूज हैं नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज की इनकम के, उसको हमने अभी कई हद तक रिजॉल्व किया है, एक कोशिश करी है, एक रिफॉर्म लाया गया है, तो जिस पर अभी हम बात करेंगे। पहले ये चीज समझ लो आप। देखो अभी ये 3 से 5% और 8%, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जो कमाई होती है, जो वो कमाते हैं, राइट, तो उस उनकी कमाई के ऊपर ये पैसे चार्ज किए जाते हैं। बट कमाई का सोर्स क्या है, यानी कि किस किस तरीके से ये कमाते हैं। एक तो देखो ये जो इनकी जो टेलीकॉम रेवेन्यूज जो होती है वो किस प्रकार की रेवेन्यू होती है, जैसे कि आप और मैं, हम लोग जब इन कंपनीज को पैसा पे करते हैं, अपना रिचार्ज कराते हैं, तब ये कंपनी कमाती है, राइट, हमें सर्विस देती है, हम इंटरनेट के लिए उनको पैसा देते हैं, ये हमें सर्विस देती है और ये कमाती है ना। कॉलिंग की सर्विस लेकर और तमाम प्रकार की सर्विसेज हम इनसे लेते हैं। हम तो अभी अभी किसकी बात कर रहे हैं, एक कॉमन मैन की बात करें, बट जो कंपनीज वगैरह जो होती है वो इन्हीं कंपनी से क्या लेती है, और बड़ी डील लेती है। कैसी, जैसे कि आपको पता होगा, काफी सारे कॉल सेंटर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो एकदम से इतने सारे कॉल्स ऑब्वियस ही बात है ये करते हैं, अब वो नॉर्मल रेट पर तो करते नहीं होंगे, तो उसकी एक अलग डील होती है, वो कॉर्पोरेट डील होती है। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ ये कंपनी की हम लोग को देखने को मिलती है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाली कहानी है, उस पर हम जाएंगे नहीं इतना डेप्थ में, वो आपको समझने की जरूरत नहीं। बट आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो भी कमाई करती है ये टेलीकॉम कंपनीज, राइट, टेलीकॉम ऑपरेटर जो भी कमाई करती है अपने प्लान्स बेचकर जिस भी प्रकार से, तो वो सब उनकी जो है वो रेवेन्यू होता है, उनकी कमाई होती है, इनकम होता है। तो उनकी इनकम पर तो लगता ही लगता है, प्लस इसके अलावा जो नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसने एक कोई टेलीकॉम कंपनी है,
राइट। तो इसने अपने किसी एसेट को बेच दिया, लेट्स से कि इसने अपने कोई रिटेल हाउस को बेच दिया, राइट, यानी कि इसका कोई रिटेल हाउस था वो उसने बेच दिया, किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया, और उससे फिर इसको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कमाई जनरेट हुई, तो ये कह रहा है कि उस पर भी हम चार्ज करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा उस पर भी चार्ज किया जाएगा, और इसी चीज पर ये टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो लगातार विवाद उठा रहे थे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही थी। बात समझ में आ गई आपको? ये है पूरा ओवरऑल मामला एजीआर का जो आपको समझना था। अब आप देखिए, हम लोग लेकर आए एक रिलीफ पैकेज, हम लोग रिलीफ पैकेज लेकर आए हैं, हम लोग राहत पैकेज लेकर आए हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि हो ये रहा था कि काफी समय से ये टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो पे नहीं कर पा रहे थे ये फीस, राइट, यूसेज चार्जेस, लाइसेंसिंग फीस नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि अरे यार हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप अगर चार्ज करो तो आप हमारी जो भी हम टेलीकॉम सर्विसेज से जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर चार्ज करो ना, आप नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेस या नॉन टेलीकॉम रिलेटेड इनकम पर क्यों चार्ज कर रही वाली चीज ये फीस। तो इस पर ये विवाद उठा रहे थे, बट अब हमने इन्हें राहत दे दी है, राइट, हमारी सरकार ने इन्हें राहत दे दी है। पैकेज के अंदर पहली बात तो इन्होंने कहा गया है कि 4 साल का मोरिटोरियम हम लोग को देखने को मिल रहा है। मोरिटोरियम तो सभी लोग समझते हैं, अभी कोरोना वायरस के समय पर भी बैंक पर मोरिटोरियम लाया गया था। मोरिटोरियम का मतलब सिंपल सा ये है कि एक काम करो, आपका अभी जो भी पैसा जो है वो बकाया है, देना बाकी है, उसको अभी मत दो, एक काम करो, आपको 4 साल हम दे देते हैं, 4 साल का पीरियड, इस 4 साल के पीरियड में आप दे देना। बट ऐसा नहीं है कि इस 4 साल के पीरियड में सरकार इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी, बट हाँ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो ये होता है मोरेटोरियम पीरियड कि चलो ठीक है, आपका बकाया जितना बाकी है हम आपको 4 साल का समय दे रहे हैं, इस 4 साल के समय पे आप अपने बकायों को जो है वो भर दो, यानी कि जो आपकी फीस जो बची हुई है, ड्यूज जो आपके हैं उसको भर दो 4 साल के पीरियड में, राइट। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है कि ये ड्यूज जो टेलीकॉम कंपनीज के बचे हुए हैं, जो देना बाकी है, तो ये 4 साल में ये भर सकते हैं। प्लस हम लोगों ने अलाउ कर दिया 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू टेलीकॉम सेक्टर में। तो याद रखिएगा, रिलीफ पैकेज के थ्रू अब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम लोग को यह भी चीज देखने को मिली कि इसके अंदर यह भी कहा गया कि मोरेटोरियम तो हम लोग दे रहे हैं अनपेड ड्यूज का, इसके अलावा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है उसको रीडिफाइन किया जाएगा। इसमें यहां पर ये वाली चीज भी बताई जा रही है कि स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस जो अभी मैंने जो आपको समझाया, ये वेव चार्जेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्पेक्ट्रम चार्जेस, यूसेज चार्जेस, तो इसमें भी जो है वो कॉस्ट कटिंग की जाएगी, मतलब इसमें भी उनको थोड़ा और राहत दे दिया जाएगा, यानी कि 3 से 5% के बीच में ये चार्ज लगता है ना, तो इसमें भी थोड़ी राहत देने की बात की है, ये प्रपोजल रखा है इस रिलीफ पैकेज के अंदर, राहत पैकेज के अंदर, ठीक है। किस प्रकार से ये कंपनी को जो है वो हेल्प करेगा, जैसे आज की डेट में कंपनी वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, राइट, तो इनको बड़ी दिक्कतें जो है वो हो रही हैं, राइट, कमाई इनकी वैसे भी ठप जो है वो पड़ी हुई है। रिलायंस ने तो कवाड़ा किया ही हुआ है, ये बात तो हम जानते ही हैं दूसरी कंपनी का। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से ये सभी कंपनी जो है उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगा एटलीस्ट 4 सालों का, राइट, एकदम से उनको नहीं भरना पड़ेगा सरकार को ये पैसा, 4 ईयर्स का उनको मोरेटोरियम दिया जा रहा है। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कि टू प्रोटेक्ट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो यार, अब ये कंपनी अगर स्पेक्ट्रम फीस वगैरह, यूसेज लाइसेंसिंग फीस वगैरह जो है वो भर नहीं पाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होना शुरू होगी, तो इनको जो है वो कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, अपनी किसी ना किसी ब्रांच को, कोई ना कोई एसेट को अपने बेचकर सरकार को पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं, अर्जेंटली, अगर हम इन कंपनीज को राहत ना दे दो। क्योंकि देखो, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आप कल को जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठेंगे, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि अरे यार इन कंपनी से हमें जो है वो पैसा चाहिए, लाइसेंसिंग फीस चाहिए, जल्दी लो इनसे लाइसेंसिंग फीस, अगर नहीं देंगी ये तो बंद कर दो इनको, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इवन आप अगर अपने मेंस के आंसर में भी लिखेंगे तो ये वाला माइंडसेट क्लियर रखिएगा। अब आप मुझे खुद बताएं, आप एक डीएम है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आप एक डिस्ट्रिक्ट के, राइट, डीएम है आप, आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक कंपनी है, ठीक है। अब आपको जो है वो इस कंपनी ने जो है वो बहुत समय से टैक्स पे नहीं किया है, इसके ऊपर आपने जो है वो पेनाल्टी इंपोज कर दी, ठीक है, बट ये कंपनी वाला मालिक जो है ये कह रहा है कि यार मैं आपको पे कर दूंगा, बट अभी मेरी कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है, मेरी स्थिति खराब है, मुझे थोड़ा समय दे दो। बट अगर लेट से कि आपने इसको समय नहीं दिया, इसके साथ नेगोशिएट नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी। और इस कंपनी में मैं मान लेता हूं कि लेट से कि 1000 लोग को जॉब मिलती है, राइट, ये कंपनी, वो तो बहुत कम मैं आपको बता रहा हूं, बट और ज्यादा ले लो, चलो 10,000 ले लो कि 10,000 लोग को ये कंपनी जो है वो जॉब देती है, राइट। तो अगर आप ये कंपनी बंद करवा दोगे इसकी टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए, तो क्या होगा, 10,000 लोग की जॉब चली जाएगी। तो एज अ डीएम आपको यहां पर भी फोकस करते हुए चलना है। तो इसलिए आप क्या करोगे कि चलो यार ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हारे ऊपर इतना पेनाल्टी और इतना इंटरेस्ट जो है वो लगा देते हैं, आप एक काम करना, 2 साल बाद जो है वो पे कर देना, ठीक है। तो आप अपने हायर अथॉरिटीज के साथ बात करके
जो है वो ये सोल्यूशन लेकर आओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेगोशिएट करना है, सोल्यूशन लेकर आना है, क्योंकि आपका मेन फोकस ये नहीं है कि अरे यार सरकार के पास जो है वो टैक्स जो है वो पहुंच नहीं रहा तो फिर इस कंपनी को बंद करा दो। आपका मेन फोकस ये है कि अगर इसका मालिक किसी भी प्रकार से नेगोशिएट कर रहा है तो आपको बचाना जरूरी है, क्योंकि आप किस चीज को देख रहे हो, आप इन 10,000 लोगों की जॉब को देख रहे हो। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किसी भी टॉपिक को इस तरीके से आपको समझना है, राइट। तभी तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और जनरेट करने के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें मदद जो है वो मिलेगी इस रिलीफ पैकेज के थ्रू, राइट। इसके अलावा हेल्दी कंपटीशन जो है वो प्रमोट होगा आपस में, क्योंकि देखो अगर कंपनीज बंद होती जाएंगी तो कंपटीशन भी जो है वो हटता जाएगा, फिर एक की मोनोपोली चलेगी, फिर बड़ी दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी, राइट। फिर इसके अलावा लिक्विडिटी आएगी, जैसे एफडीआई रूट के थ्रू हम लोग को देखने को मिला, राइट, पैसा आएगा, राइट, और डेवलपमेंट होगा और जो है वो ग्रोथ होगी और लोगों को जॉब मिलेगी, राइट, और हमारी जो जीडीपी है उसको फायदा होगा। और साथ ही साथ देखो अल्टीमेटली आज की डेट में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इश्यूज जो हम लोग क्राइसिस एक्जैक्टली अपनी बोलेंगे कि अब हम जो है वो रिकवरी मोड पे आ चुके हैं, तो इस समय पर ये राहत देना भी जरूरी है रिकवरी करने के लिए, नहीं तो फिर और लोगों की जॉब्स आएंगी तो और दिक्कतें आएंगी, राइट, समय के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को रिलेट कर पाए तो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको एफडीआई के बारे में बता ही दिया, और रेगुलेटरी बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और मॉरेटोरियम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इससे उनको समय मिल गया, राइट, कि वो थोड़े लंबे समय पे अपने ड्यूज है वो पे कर सकेंगे, राइट। और डेफिनेशन जो एजीआर की हम लोग को देखने को मिल रही है, इसको चेंज किया जाएगा, इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यही डिमांड थी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स काफी समय से उठा रहे थे कि वो जो भी कमाई करते हैं नॉन टेलीकॉम सोर्सेज के थ्रू तो उसको इसमें ऐड ना करो, तो अब ये उनकी जो है वो सुन लिए, इस रिलीफ पैकेज में ये वाली चीज भी जो है वो अब शामिल कर दी गई है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। बट हाउ डिड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ टेलीकॉम डेट्रियोरेट, तो किस प्रकार से ये जो कंपनी दूरसंचार कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, इनकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार से खराब हुई, इसको समझिए। तो इसको 3 स्टेप्स में हम लोग समझेंगे। देखो क्या हुआ था, इनकी जो स्थिति जो खराब हुई ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी या फिर आप कह सकते हो कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी उसके कारण भी इन कंपनीज को बर्डन हुआ है। देखिए 3 स्टेप में हम लोग इस चीज को समझेंगे। शुरुआत होती है लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ एजीआर से, राइट, लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ एजीआर, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जो है वो चर्चा करी, समायोजित सकल राजस्व, तो इसकी अलग अलग कानूनी व्याख्या की गई है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें 1999 की, जब सरकार जो है इसने डिसाइड किया कि अब ये इन कंपनी से फिक्स्ड जो फीस जो होती है, लाइसेंसिंग फीस, यूसेज फीस, तो फिक्स्ड ना लेकर इनसे शेयरिंग मॉडल, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे लेंगे, यानी कि अभी हमने देखा ना 3 से 5% और 8%, तो ये वाली चीज जो आई गई, ये डिसीजन लिया गया 1999 में। इससे पहले एक फिक्स्ड मनी जो है, लाइसेंसिंग फीस जो है वो फिक्स्ड ली जाती थी, फिक्स्ड यूसेज फीस ली जाती थी। अब इन्होंने बोल दिया कि हम फिक्स्ड नहीं लेंगे, अब हम जो भी ये कमाई करती है टेलीकॉम कंपनीज, तो उनकी कमाई पर हम जो है वो शेयर लेंगे। तो ये 3 से 5% ये क्या शेयर है ना उनकी कमाई पर, तो ये शेयर मॉडल पर लाया गया था, शिफ्ट किया गया था 1999 में। और टेलीकॉम प्लेयर्स जो हैं, यानी कि ये जो कंपनी जो है, इन्हें कुछ सर्टेन परसेंटेज अपनी इनकम का, राइट, जो कि वो अर्न करती है टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू के तौर पर, तो इन्हें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस के तौर पर देना पड़ेगा। वही चीज मैं आपको पूरी समझा चुका हूं। तो पहले फिक्स्ड हुआ करता था कि फिक्स्ड लाइसेंस फीस और यूसेज फीस ली जाती थी, चार्ज की जाती थी डीओटी के द्वारा। फिर इसको चेंज करके अब, राइट, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर जो है वो बना दिया गया, ठीक है। फिर 2003 में डीओटी ने जो है वो डिमांड उठाई, राइट, एजीआर पेमेंट्स के लिए। इन्होंने कहा कि सभी रेवेन्यू जो टेलीकॉस, यानी कि ये टेलीकॉम कंपनी सभी रेवेन्यू जो अर्न करती हैं, इवन डिविडेंड के तौर पर अपनी सब्सिडरीज से, इंटरेस्ट के तौर पर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के, इवन जो ट्रेडर डिस्काउंट है, जैसे कि ये कंपनी जो है वो काम करती है आपस में, मल्टीपल कंपनीज के साथ मिलकर काम करती हैं, तो उसमें इनको जो फायदा होता है, जो डिस्काउंट होता है, तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। और इवन कॉल्स और दूसरी चीजों में जो डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, राइट, जो कि रेवेन्यू के ऊपर ये कमाती हैं, यानी कि अपनी इनकम के ऊपर ये कमाती हैं, राइट, यानी कि एक्चुअल जो टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू जो इनको इनकम आती है उसके ऊपर जो ये कमाती है, तो ये भी इंक्लूड करना है एजीआर को कैलकुलेट करते समय। मतलब क्लियरली डीओटी ने ये मेंशन कर दिया था कि टेलीकॉम कंपनीज कहीं से भी कुछ भी अगर कमाएंगी, तो उस पूरी चीज पर जो है ये 3 से 5% और 8%
का ये इंटरेस्ट जो है ये फीस जो है वो लगाई जाएगी। बात समझ रहे हो आप? तो ये चीज हम लोग को दूसरी देखने को मिली। फिर देखिए यहां पर टेलीकॉम कंपनीज हो चुकी थी परेशान। फिर जुलाई 2006 का समय आता है, ये टेलीकॉम कंपनीज पहुंच गई कोर्ट में। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कोर्ट हमें देखने को मिल रही है जहां पर ये टेलीकॉम कंपनीज पहुंच गई, राइट। और कोर्ट ने जो है ये मामला जो है वो मतलब ये वाली कोर्ट ने ये चीज जो है वो घोषणा करी कि ट्राई जो है उसे फिर से जो है वो देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बारे में फिर से जो है वो मतलब सोच विचार करनी चाहिए एजीआर को लेकर। इस प्रकार से उनकी जो नॉन टेलीकॉम सोर्स के थ्रू वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस पर ये चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। जो टेलीकॉम सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं, राइट, तो उस पर आप यूसेज फीस और लाइसेंसिंग फीस चार्ज करो, उनके पूरे ओवरऑल इनकम के ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हो? तो इस प्रकार से जो है वो कहा ट्राई को कि ट्राई फिर से जो है वो सोचे इस बारे में। और टीडीएसएटी ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट के कंटेंशन को, यानी गवर्नमेंट ने भी अपनी दलील दी थी, बट टीडीएसएटी ने यानी कि इस अदालत ने जो है वो गवर्नमेंट की एक ना सुनी। फिर केंद्र जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई और केस अभी भी चल ही रहा है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये भी हुआ था कि जब 2G स्कैम का जब केस सामने आया था तो 122 टेलीकॉम लाइसेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, राइट। और भी बुरी स्थिति जो है वो हम लोग को देखने को मिली कि टेलीकॉम कंपनीज की होना शुरू हो गई, राइट। और फाइनल वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2019 में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना पहला वर्डिक्ट दिया इस केस में, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है एजीआर की, इसको जो है वो करेक्ट माना और टेलीकॉम कंपनीज को कहा कि इन्हें जो है वो एजीआर पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट जो कि वो अर्न करती है वेरियस सब्सिडरीज पर, राइट, वो भी। और इवन नॉन पेमेंट के ऊपर अगर वो पेमेंट नहीं करती है तो उसके ऊपर इन टेलीकॉम कंपनीज को पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो ये चीज कोर्ट ने जो है वो कह दी, बट बहुत बुरी स्थिति थी इनकी टेलीकॉम कंपनीज की, राइट। तो इसीलिए ये सरकार अभी रिलीफ पैकेज इनके लिए लेकर आ चुकी है कि जिससे कि ये बंद ना हो, और अगर ये बंद होगी तो वेरियस एम्प्लॉयमेंट का जो इशू जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा और बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए रिलीफ पैकेज लाया गया। और इनकी जो प्रॉब्लम्स है स्पेशली एक तरह से आप ये कह सकते हो टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक बड़ा अचीवमेंट भी है ये, राइट, ये वाली चीज समझने के लिए कि क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इस पैकेज के अंदर ये वाली बात भी कही गई है, ये प्रपोजल हम लोग को देखने को मिला है कि रखा गया है कि रिफॉर्म लाया जाएगा एजीआर के ऊपर। और जो इशू है इनका, जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रही है कि इसको एक्सक्लूड करने का, कि जो भी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू से ये यानी कि जो भी पैसा ये कमाती है नॉन टेलीकॉम सोर्सेज के थ्रू ये रेवेन्यू जनरेट करती हैं, राइट, तो वो इसमें चार्ज नहीं किया जाएगा एजीआर को कैलकुलेट करते समय। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं। और ये 4 साल का जो मोरेटोरियम जो था भारतीय एयरटेल ने डिसाइड किया है कि ये ऑप्ट करेगी 4 साल के मोरेटोरियम को, राइट, एजीआर के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था, राइट। तो अभी आपको जो है वो पूरी चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। और ये वही चीज सेम लिखी हुई है कि अभी इवन सितंबर में भी हम लोग ने जो है वो देखा था कि सरकार ने बोला था कि राहत पैकेज जो है वो सरकार लेकर आएगी और राहत प्रोवाइड कराएगी टेलीकॉम सेक्टर को। क्योंकि देखो यार अभी की स्थिति के हिसाब से जो सरकार का ये कदम है राहत प्रोवाइड कराने का, वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा कदम है, राइट। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अगर डूबेगी तो ऑब्वियस ही बात है काफी सारे लोगों की जॉब्स जो है वो चली जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चीज है। तो होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, इससे जुड़े मुद्दे के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग एक क्वेश्चन है आपसे, देखते हैं इसका आंसर जो है वो किसको पता है कि ये डैम की लोकेशन कहां पर है और इस डैम को ऑपरेट कौन करता है, कौन सी स्टेट इस डैम को ऑपरेट करती है और किस स्टेट में ये डैम है। तो बताएं इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर। पहले मैं आप लोग को इस डैम के बारे में जो है वो बताता हूं और फिर ये जो पूरा मुद्दा है इस डैम को लेकर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ये डैम लोकेटेड है केरला में, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। केरल के अंदर ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है और इसे ऑपरेट करती है तमिलनाडु। बहुत खास बात है, राइट। केरला का डैम है, डैम केरला के अंदर स्थित है, बट ऑपरेट कर रही है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु ने 1886 में 999 सालों के लिए इस डैम के ऑपरेशन को अपने कंट्रोल में लिया था। मतलब 999 सालों की लीज के लिए तमिलनाडु के अंडर जो है ये डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में ये डैम की लोकेशन केरला में है। और ये जो लीज थी ये पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट हमें देखने को मिली थी, जो कि तमिलनाडु और इसके बीच में केरला के बीच में साइन हुई थी। और एक्चुअली जो ये साइन हुई थी ये महाराजा जो ट्रेवनकोर के थे उस समय और इंडियन स्टेट के जो सेक्रेटरी थे उनके बीच में ये साइन हुई थी डील, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1887 और 1895 के बीच में हुआ था। ये डैम की खास बात यह है
कि इस डैम के थ्रू जो नदी है, यानी कि जिस नदी पर ये डैम बना है, बताएंगे आप मुझे कि किस नदी के ऊपर ये डैम बना है, मुल्ला पेरियार डैम, राइट। तो ये मुल्लार नदी और पेरियार नदी के संगम पर है, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है ना, ये जब डैम बना तो ये नदी जो जा रही थी, ये नदी अरेबियन सी की तरफ जो है वो जा रही थी, बट इस डैम के थ्रू नदी के फ्लो को चेंज किया गया और बे ऑफ बंगाल की तरफ मोड़ दिया गया। देखिए बहुत खास बात है ये चीज याद रखने वाली बात है कि डैम के थ्रू डैम बनाकर नदी के फ्लो को चेंज कर दिया। नदी का जो नेचुरल फ्लो था वो अरेबियन सी की तरफ था, बट इसके फ्लो को चेंज करके बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो कर दिया डैम बनाकर। तो ये भी एक खास बात है इसकी। क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसके फ्लो को जो है वो चेंज किया? क्योंकि मदुराई का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर उस समय पर, तो वहां पर बहुत सूखा था, एरिड क्षेत्र हम लोग को देखने को मिला था, बहुत बुरी हालत थी। तो इसलिए वहां पर इरिगेशन के लिए, राइट, वहां पर सिंचाई करने के पर्पस के लिए मेनली ये डैम बनाकर रिवर के जो वाटर है उसको शिफ्ट किया गया या रिवर को टर्न कर दिया गया मदुराई की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा मैं आपको बता दूं कि इस डैम को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में हम लोग को विवाद देखने को मिलता है, डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और उसी विवाद को लेकर ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आया है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि न्यूज में मुल्ला पेरियार डैम हमें क्यों देखने को मिला है। तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिए हैं सुपरवाइजरी कमेटी को कि सुपरवाइजरी कमेटी इमीडिएट, तत्काल और ठोस निर्णय ले और अपना डिसीजन दे इस डैम पर कितने मैक्सिमम लेवल का पानी जो है वो मेंटेन करना है उस पर। क्योंकि अभी केरल के अंदर आप जानते हैं बहुत बुरी हालत है, काफी तेज बारिश हम लोग को देखने को मिली है, फ्लड, बाढ़ की स्थिति हम लोग को देखने को मिली है, राइट। तो और अगर ये डैम का पानी अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो बहुत बुरी हालत हो सकती है यहां पर डैम के आसपास रहने वाले लोगों की, राइट। उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात जो है जान की है, किसी की जान जाने की बात है, कम्युनिटीज की, लोगों की जान जाने की बात है। तो इसलिए जल्दी डिसीजन लेने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी को कहा है। और आपको बता दें कि ये जो सुपरवाइजरी कमेटी जो हमें देखने को मिल रही है, पर्यवेक्षी समिति जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसे बनाया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही। ये परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी है, 2014 में इसे बनाया गया था कि जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मामले हैं मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड, तो ये कमेटी जो है वो उस मामले को देखेगी, सुनेगी और सॉल्व करेगी। और डैम बता देगा इस, तो ये मैंने आपको बताई हुआ ऑलरेडी कि तमिलनाडु और केरल के बीच में ये डैम जो है वो एक टकराव का कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पूरा मुद्दा क्या है गाइस? तो देखिए, अब मुद्दा को समझिए। पहले आपको मैंने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में समझा दिया, बेसिक फैक्ट्स, न्यूज में क्या चला है उससे आपको एक आइडिया लग गया कि दोनों स्टेट के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद है इस डैम को लेकर। तो पूरा विवाद है क्या, इस चीज को आइए समझते हैं। तो केरल का कहना है कि पानी का लेवल जो इस डैम का है वो 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये 139 फीट के बारे में जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर दिया था 2018 में, राइट। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि 139 फीट से ज्यादा ये डैम का पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए। अब देखो, इस डैम को कौन कंट्रोल कर रही है? तमिलनाडु कंट्रोल कर रही है। तो केरल बोल रहा है तमिलनाडु को कि तुम 139 फीट से ज्यादा पानी जो है वो बढ़ने मत देना इस डैम का, राइट। क्योंकि 2018 में भी फ्लड की स्थिति हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसी समय ये डायरेक्शन जो है वो कोर्ट की तरफ से आया था और केरल इस डायरेक्शन को जो है वो सही मानती है, राइट। और बताया गया कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है अगर इस डैम के पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो, राइट। बट तमिलनाडु का कहना यह है कि नहीं, 139 फीट नहीं, मैक्सिमम 142 फीट तक जो है वो पानी को फिक्स करना है। और इसके बारे में कोर्ट ने ऑलरेडी 2006 और 2014 में ये डिसीजन लिया था। तो तमिलनाडु 2006 और 2014 के डिसीजन को जो है वो मानता है और उस पर विवाद करता है, और केरल जो है वो 2018 के डिसीजन को जो है वो मानकर विवाद कर रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला। तो आप एक चीज तो समझ गए, पानी के लेवल को लेकर जो है वो पूरा मामला हम लोग को, मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, तो कोर्ट ने अभी ऑफिशियल्स को कहा है केरल और तमिलनाडु के कि भैया देखो, इसको पॉलिटिक्स मत बनाओ, ठीक है। ये पॉलिटिक्स की तरह मत खेलो इस इशू को। ये मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है गलत डिसीजन के कारण, तो इसको अपनी पॉलिटिक्स मत बनाओ, ठीक है। और अब सुपरवाइजरी कमेटी जो है अपना फाइनल डिसीजन जो है वो लेगी इस पर्टिकुलर वाटर लेवल के मैक्सिमम
कि लिमिट को लेकर, राइट। तो ये चीज है। और इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु जो है वो क्या कह रही है, तो तमिलनाडु क्लेम वही करती है, राइट, कि केरल जो है वो इस प्रकार से पानी के लेवल को बढ़ाने को लेकर जो है वो मुद्दा जो है वो क्रिएट कर रही है कि कम रखो पानी के लेवल को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और तमिलनाडु कम इसलिए नहीं रख रही, तमिलनाडु बोल रही है अगर मैं पानी के लेवल को कम कर देता हूं तो मदुराई के किसानों को जो है वो नुकसान होगा, वहां पर क्षेत्र जो है वो ऑलरेडी सूखा है, राइट, और उनको पानी की रिक्वायरमेंट है। बट केरल का कहना है कि अगर पानी ओवरफ्लो हो गया तो काफी लोगों की जो है वो जान जा सकती है, काफी लोग की जान खतरे में जो है वो पड़ सकती है। इवन केरल ने क्लियरली इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया है कि ये जो क्षेत्र है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और यहां पर अगर लेट्स से कि रिचर स्केल पे 6 या उससे ज्यादा का अर्थक्वेक अगर ज्यादा आ जाता है तो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो ये केरल का आर्ग्यूमेंट है। तो आप समझ गए होंगे पूरे मुद्दे को। ये चीज बस मुद्दा जो है वो आपको समझना है। बाकी अभी जो इस सुपरवाइजरी कमेटी का जो डिसीजन आएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। बाकी अभी आपको मुल्ला पेरियार डैम के बारे में डिटेल्स फैक्ट जो है वो पता होनी चाहिए और थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दोनों स्टेट्स के बीच में मुद्दे का। अब देखिए गाइस, अगर क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोटेरस कोरोना क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कीड़े की प्रजाति है। 28 नई प्रजाति बीटल्स की प्राप्त हुई है और इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुलावेसी से, राइट। तो सिंपल सी बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका नाम कोरोना जो है वो इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी सर्च के दौरान यानी कि इस प्रोजेक्ट के दौरान बहुत बड़ा इंपैक्ट हम लोग को कोविड-19 पेंडेमिक का देखने को मिला था, राइट। तो बस ये चीज है। बट आपको सुलावेसी थोड़ा सा ध्यान में ये भी रखना है क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी पहले भी कि सुलावेसी आइलैंड कहां पर है, तो इंडोनेशिया आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस, रोहिंग्यास के बारे में मैं आप लोग को कई बार जो है वो पढ़ा चुका हूं, तो चलिए आज आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन और वो भी 150 वर्ड में इसका आंसर लिखना है कि रोहिंग्या क्राइसिस को जो है वो एक्सप्लेन करो पूरी तरह से, राइट। तो बताइएगा हर एक उसके जो भी चीज मैंने अभी तक आपको रोहिंग्यास के बारे में पढ़ाई हुई है, बाकी न्यूज में भी ये टॉपिक क्यों आया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में आपको जो है वो एक आंसर लिखना है। प्रैक्टिस करो, आधे एक घंटे का टाइम निकालो। वैसे तो आपका आंसर कायदे में मेंस के लिए मुश्किल से 7-8 मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर फिनिश होना चाहिए, बट अभी चलो ठीक है, आपकी स्टेज है, प्रैक्टिसिंग स्टेज है, तो आधे घंटे मैक्सिमम आधे घंटे का टाइमर डालो और उसमें जो भी आपको याद आता जा रहा है रोहिंग्यास के बारे में एक प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, राइट। अब सवाल ये उठता है कि चेक किसको कराएं, तो आप जिस भी कोचिंग संस्था से जो है वो जुड़े हुए हैं, राइट, या फिर अगर आपने कहीं पर मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स लिया हुआ है तो वहां पर आप चेक करा सकते हैं, राइट। और बहुत ही जल्दी मैं भी इस प्रकार का एक कोर्स, अभी जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है वो जनरली हमारी फैकल्टी जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है और उसका आंसर आप लिख कर देते हैं, बट अभी जल्दी मैं आप लोग के असिस्टेंस के लिए इस प्रकार का कोर्स भी जो है वो लॉन्च करूंगा कि जिससे कि आप खुद से जो है वो मतलब एक हम लोग सेट कर लेंगे टारगेट कि दिन में जो है आप कितने आंसर जो है वो दे सकते हैं, तो आप खुद से जो है वो आंसर लिखकर जो है वो दें, राइट। हमारी फैकल्टी चेक करेगी और फिर आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइड करेगी कहाँ पर आपने गलती करी है और किस तरीके से आप गलती को इंप्रूव कर सकते हैं। और हमारी काफ़ी एफिशिएंट हाईली ट्रेंड फैकल्टी है, तो उसकी आप टेंशन ना लें और बीच बीच में मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, राइट। मैं भी जो है बीच बीच में गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूंगा उस ग्रुप के अंदर। तो अभी करेंगे हम लोग शुरू उस ग्रुप को बहुत ही जल्दी, राइट। उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को लेकर। तो चलिए डिटेल में जो है वो इस रिपोर्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने कंपेयर किया है 2019 और 20 के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 2018 और 19 से, मतलब कि इस एक साल में 2018 से 19 के एक साल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंक्रीज हुआ है उतना जो इंक्रीज हुआ था 2019 और 20 में वो कम है। बात को इस तरीके से समझिए, ये वाला जो एरो है ये 2018 और 19 का है, यानी कि एक साल में जो बढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, और ये 19 और 20 का है। तो बोल रहे हैं कि 19 और 20 में भी बढ़ा है बट थोड़ा सा कम बढ़ा है जो कि 18 और 19 में देखने को मिला था। बात समझ में आई आपके? बट बताया जा रहा है कि ऑन एन एवरेज की बात करें तो पिछले 10 सालों में अगर ग्रोथ रेट को देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के इंक्रीज जो हुआ है पिछले 10 सालों में, तो अभी ऑन एन एवरेज के तौर पर ये 2019 और 20 का जो है वो ज्यादा है। अब आप बोलोगे यार कितना कंफ्यूज आ रहा है, मतलब कितने कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है भाई, एक ही डेटा को जो है वो 3-4 बार घुमा के बात कर रहा है। तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर समझाऊं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इंक्रीज हुआ है
बट पिछले साल के मुकाबले कम इंक्रीज हुआ है और ओवरऑल 10 सालों में ऑन एन एवरेज ज्यादा ही इंक्रीज हुआ है। तो ये अच्छी खुश होने की बात नहीं है जो इन्होंने इंक्रीज और डिक्रीज करके घुमाया फिरा है, तो ये खुश होने की बात नहीं है। अभी भी बताया जा रहा है कि चिंता वाली ही बात है, क्योंकि हम पिछले 10 साल से देखें तो ऑन एन एवरेज ये वाला साल जो था 19 और 20 का वो ज्यादा ही था, राइट। और अप्रोक्सीमेटली जो फॉसिल फ्यूल जो है, देखिए गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो बोल रहे हैं कि इस साल 2020 में ये कम हुआ है। वो तो होगा ही, राइट। पेंडेमिक के कारण लोगों को मौका नहीं मिला घूमने का, लॉकडाउन था, तो कम तो होगा ही, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर नहीं होता तो इसमें भी ये जो है वो बढ़ जाता, ये भी है ना। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है बताया जा रहा है 2019 और 20 में ये भी इंक्रीज हुआ है 2018 और 19 के मुकाबले, राइट। और एवरेज के तौर पर भी पिछले 10 सालों में ये भी ज्यादा है, मीथेन भी ज्यादा है। तो ये कौन सी खुशखबरी है, गड़बड़ी है कि जो इतने, जो आप देखिए पूरे दुनिया भर में इतने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने के, ठप नजर आ रहे हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि कुछ काम नहीं हुआ, प्रोग्रेसिव वे में कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है आपने लिमिट किया बट फिर भी बढ़ा तो है ना। अगर ये कम होता तो हमें समझ में आता कि हाँ यार चलो यार पिछले साल के मुकाबले हम लोगों ने कम किया है, पिछले साल के मुकाबले मतलब बड़ा है बट वो कम बड़ा है, बात समझ रहे हो, बड़ा है बट वो कम बड़ा है। तो बढ़ने वाली चीज पर हम लोग को रिड्यूस करना है कि भाई ये बढ़ना नहीं चाहिए, राइट, ये कम ही रहना चाहिए। तो अब देखिए, तो इससे जो है आप कंक्लूड कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ यार ये फायदा जो है वो नहीं हो रहा, वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। और इवन कई सारे आर्टिकल्स तो एडिटोरियल्स वगैरह में ये भी तक आ चुका है, लिखा हुआ है कि ये सब जो प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ कागजी है, राइट। इवन जैसे अभी जो नेट जीरो का जो नाटक चल रहा है ना कि नेट जीरो एमिशन हम लोग को अचीव करना है, ये नेट जीरो का नाटक इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि इंडिया तो इस नेट जीरो वाले पर बिलीव ही नहीं कर रही है कि नेट जीरो एट जीरो कुछ नहीं। और तो ये भी बताया जा रहा है कि नेट जीरो सिर्फ एक भ्रम है डेवलप कंट्री का, क्योंकि डेवलप कंट्री पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अचीव नहीं कर पा रही है, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम 2050 तक टारगेट को खींच देते हैं। तो ये सिर्फ टाला मटोली की जा रही है और कुछ नहीं है बॉस। और नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ा है। जरा लाफिंग गैस सर्च करना, जरा लाफिंग गैस जो होती है, लाफिंग गैस इसको सूंघकर हंसने लगते हैं, कौन सी गैस होती है वो आपको रिजल्ट मिलेगा गूगल में। तो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में ये भी जो है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, राइट। इवन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कॉन्सेंट्रेशन की, राइट, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग को ग्रीन हाउस गैस में देखने को मिलता है, तो ये 413.2 पार्ट्स पर मिलियन 2020 में बताया जा रहा है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 149% ज्यादा है। मीथेन जो रिलीज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 262% ज्यादा है। नाइट्रस ऑक्साइड 123% ज्यादा है। अब देखो ये सब आंकड़े आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्म में बस ये ध्यान में रखो कि स्थिति ठीक नहीं हुई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि कोई भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो है वो नहीं किया गया है पूरे दुनिया भर में। रफली देखो ये वाली चीज भी बहुत बेहतरीन बताई जा रही है, जैसे कि आप ये मान के चलो कि 100 हम लोग जो है 100 यूनिट्स मान लो, ठीक है, हम लोग 100 यूनिट जो है वो पल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में जो है वो रिलीज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज करना है। इसका क्षमता जो है हमारे इकोसिस्टम की, पूरे के पूरे लैंड इकोसिस्टम की, यानी कि हमारे पेड़ की, हमारे ओशियन की, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की, आपको पता ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आप बोलोगे सर प्लांट का तो समझ में आ रहा है, ओशियन कहाँ से गुजर दिया आपने। अरे भैया ओशियन के अंदर भी काफी सारी प्लांट्स की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है, प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती है, फ्लोरा है ना, जो इनटेक करती है कार्बन का, राइट, और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो ये भी तो है भैया, इनको क्यों भूल रहे हो। और ये भी बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूटर है, राइट, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की, सिंक करने की। तो ये जो हमारा जो सिंक जो हमने क्रिएट किया हुआ है ना, जो हम जिसे बोलते हैं कि हमें हमारा पर्यावरण हमारी सुरक्षा करता है, तो अब ह्यूमन ने इतनी गंदगी मचा के रखी है, इतनी हालत खराब कर दी है कि अगर हम लोग 100 यूनिट जो है पॉल्यूटेंट रिलीज कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो ये बेचारे हमारा जो नेचर है, राइट, हमारा जो एनवायरमेंट है, ये मात्र 50 की ही हमें फायदा दे पा रहा है और 50 का नहीं दे पा रहा। तो मतलब कि हाई अलर्ट वाली सिचुएशन है, राइट, ये इंडिकेटर ये हमें दिखा रहा है। और 1990 से लेकर 2020 के पीरियड में जो वार्मिंग का जो इफेक्ट हो गया ना, देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इतना ज्यादा रिलीज किया है कि हमारे ऊपर एक परत जो है वो बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, पता है ना, ग्रीन हाउस गैस की ये परत हम लोग को देखने को मिलती है।
ये परत क्या कर रही है, रेडिएशन का काम कर रही है, सूर्य की एनर्जी अंदर अंदर आ रही है, ये बाहर नहीं जा रही है, वापस अंदर ही जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इसके। इधर देखो, ये सूर्य की एनर्जी ये आई, राइट, अब ये टकरा के यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिल रही है, रिलीज हो रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत गंभीर तौर से गर्मी जो है, टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, ये और बुरी स्थिति क्रिएट कर रहा है, गर्माहट जो है उसको और बढ़ाता जा रहा है। तो ये वार्मिंग इफेक्ट जो हमारे क्लाइमेट का है ना, ये बुरी चीज हालत जो है वो कर रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंक्रीज हो गई है 47% से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही इकलौती 80% जो है वो बताई जा रही है, इसका इंक्रीज हो गया तो 1990 से 2020 के पीरियड में देखिए कितना ज्यादा इंक्रीमेंट बताया जा रहा है। और हमारा जो लैंड इकोसिस्टम है और जो हमारे ओशियन है ना, कि जो हमारे सिंक का काम करते हैं, जो चीज मैं आपको अभी समझा रहा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनटेक कर लेते हैं, राइट, ले लेते हैं, तो ये भी अब फ्यूचर में आने वाले समय में ये भी हमें अच्छी अच्छी तरीके से इफेक्टिव ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, कहाँ से कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता जाएगा अगर अभी सही तरीके से हम लोगों ने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना नहीं शुरू किया तो, क्योंकि प्लान्स तो हम बना रहे हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। और करेंट रेट जो हमें देखने को मिल रहा है जिसमें ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना पॉल्यूटेंट्स हम लोग एनवायरमेंट में रिलीज करते आ रहे हैं, कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा ही होगा। इस सेंचुरी के एंड तक बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जो पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है वो तो फिर भूल ही जाओ आप, राइट। तो ये चीज हम पर बताई जा रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट डेटा जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बात करें हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी ये रिपोर्ट सामने आई थी। तो यूनाइटेड नेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किन किन फील्ड पे ये काम करती है, तो मेट्रोलॉजी वेदर की फील्ड पे, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट की फील्ड पे, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी वाटर की फील्ड पे, और भी दूसरी जियोफिजिकल साइंस से रिलेटेड जो फील्ड होती है जैसे ओशियनोग्राफी हो गई, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हो गई, तो इन सब में ये ऑपरेट करती है, काम करती है, राइट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो थी वो आईएमओ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि 1873 में लाई गई थी। ये जो रिपोर्ट जारी करती है, ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है और वर्ल्ड क्लाइमेट के स्टेटस के बारे में बताती है, और भी वेरियस समय समय पर ये अपनी रिपोर्ट रिलीज करती रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई, तो ये करती क्या है WMO, तो देखो इसका काम ये है कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज जो है ना 191 कंट्रीज के अंदर, टेरिटरीज के अंदर, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो WMO IMO को हेल्प करती है कि किस प्रकार से IMO जो है वो डेटा बनाए, रिलीज करे, जारी करे, एप्रोप्रिएट एक्यूरेट स्टैंडर्ड डेटा जारी करे, जिससे कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को पता लग सके कि कितना एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज हो रहा है, राइट। और इवन वेदर की रिपोर्ट्स भी देती है आईएमओ, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स है प्रोवाइड कराती है, जैसे बेसिक वेदर की रिपोर्ट, फोरकास्टिंग रिपोर्ट हो गई, क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा हो गया, कहां पर कंट्री के अंदर कितना पानी है, कितना बचा है, कहां पर कितना है, राइट। तो वो पूरा डेटा बताना इसको काम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और भी काफी सारे इसके कार्य होते हैं। और WMO गारंटी देती है कि जो भी चीज ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह ऑब्जर्वेशन जो भी ये लेकर आ रही है मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो मॉनिटरिंग की बात होगी, क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट करने की बात होगी, कितनी जल्दी टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट, प्रिडिक्शन की बात हो, तो वो पूरी चीज ये बताती है, पूरी चीज बताती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण किस प्रकार से नुकसान जो है वो क्लाइमेट को सफर करना पड़ रहा है, और भी जो दूसरी ह्यूमन की एक्टिविटीज जैसे एविएशन, शिपिंग, वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर, तो इन सब में जो है वो अपनी रिपोर्ट्स रिलीज करती है और एक प्रॉपर डेटा जो है, स्टैंडर्ड डेटा जो है वो जारी करती है, राइट। और WMO जो है इवन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी ये कंडक्ट करवाती है मेट्रोलॉजी की फील्ड में, हाइड्रोलॉजी की फील्ड में और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस में, कंट्रीब्यूट करती है कि जो वेदर पर जो इंपैक्ट हो रहा है, जो वेदर पर जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है वो रिड्यूस हो, राइट। तो ये रिकमेंडेशन भी देती है कि किस प्रकार से जो है वो ऑपरेट करना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, जिससे कि ये बर्डन जो है क्लाइमेट चेंज का वो रिड्यूस किया जा सके, ह्यूमंस के कारण जो आज की डेट में जो स्थिति हो गई है इस पूरे एनवायरमेंट की, उसको हम ठीक कर सकें, तो उसका भी रिकमेंडेशन देती है, राइट। तो रेगुलर बेसिस पर रिलायबल फोरकास्टिंग ये करती है, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। फ्लड के बारे में पहले से वार्निंग दे देती है कि अब बाढ़ आने वाली है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में दे देती है वार्निंग, ड्रॉट सूखा पड़ने से रिलेटेड वार्निंग देती है, टॉर्नेडोज, मतलब ये साइक्लोन टॉर्नेडोज हम लोग को जो एक ही देखने को मिलते हैं, और भी दूसरे ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसके बारे में तुरंत जो है वो जानकारी देती है, राइट, कि इसे कैसे टैकल किया जा सकता है।
इसके अलावा प्रेडिक्शन की बात करेंगे, इवन देखिए ये टिड्डी जो होती है ना, लोकस्ट अटैक वगैरह, कि ये कहां पर जा रही हैं, इनका मूवमेंट क्या है, तो इस पर भी जो है ये जानकारी देती है। इवन जो ट्रांसपोर्ट, जो पोल्यूटेंट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, इवन टॉक्सिक सब्सटेंस हो, जहरीले सब्सटेंस हो, वॉल्केनिक ऐश हो, तो ये कहां पर जाएगी, किस एरिया को ये डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है, उससे रिलेटेड डब्ल्यूएमओ जानकारी जो है वो देती है। राइट, तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा।